16 नवंबर 2021 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और क्या उपाय करने चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2021 को जा रहे हैं, जहां वह 16 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या असर होगा, यह इस वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगा। किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों को संभलने की ज़रूरत है और उपाय क्या करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का सबसे अधिक असर किन पर पड़ेगा 12 राशियों में। देखिए, सूर्य चूंकि वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और सिंह राशि के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य की राशि वाले यानी सिंह राशि वाले और मंगल की राशि यानी वृश्चिक और मेष वालों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जिनकी भी सूर्य और मंगल की महादशा चल रही है या केतु की महादशा या अंतर्दशा, इन तीन ग्रहों में से किसी की भी, उन पर भी इसका विशेष असर पड़ेगा। जिनका भी जन्म विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों में हुआ है, उन पर अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में यह 3 नक्षत्र आते हैं। तो जिनका भी जन्म नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा है, उन पर भी इनका असर पड़ेगा। साथ ही जिन लोगों का भी किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है जो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, वह ग्रह भी एक्टिवेट हो जाएंगे और सामान्य से अधिक अच्छा या बुरा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो देखिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में ही है जन्म के समय में, वह जब गोचर में सूर्य इसी राशि में आ जाएगा तो विशेष प्रभावशाली हो जाएगा। उन पर बाकी राशि वालों के मुकाबले अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, सूर्य का प्रभाव मंगल और केतु की स्थिति पर भी निर्भर करेगा कुंडली में, आपकी भी, क्योंकि सूर्य मंगल और केतु के साथ बैठेंगे। यानी एक तो वृश्चिक राशि में है, दूसरा मंगल यहाँ 5 दिसंबर को आ जाएंगे, तो 11 दिन तक मंगल भी साथ रहेंगे अपनी राशि में। केतु यहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। बुध भी यहाँ 21 नवंबर को आ जाएंगे, जो 10 दिसंबर तक रहेंगे। तो 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है वृश्चिक राशि में। सूर्य, मंगल, बुध और केतु, 4 ग्रह इस राशि में इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, इसका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 4 दिसंबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है। टोटल सोलर इक्लिप्स सबके लिए अधिक प्रभावशाली बन जाता है जब वह वृश्चिक राशि में होता है, क्योंकि ग्रहण तो सारे साल में होते ही रहते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही, लेकिन जब यह मुश्किल राशियों में होते हैं तब अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, काल पुरुष कुंडली के 8वें मुश्किल भाव की राशि है। महर्षि पराशर इसे टफ साइन बोलते हैं। तो यहाँ सब पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। लोगों को संभल कर रहने की ज़रूरी है, क्योंकि स्कॉर्पियो वोलेटाइल साइन है। यह इक्लिप्स मुश्किल होने वाला है लोगों के लिए। एक बात और, इस राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र भी आता है, जो गंडांत नक्षत्र है। गंडांत नक्षत्र मुश्किल नक्षत्र माने जाते हैं, बुध का नक्षत्र है, और केतु भी यहाँ बैठा हुआ है, जो गंडांत नक्षत्रों में और मुश्किल प्रभाव देता है। तो इसलिए भी लोगों को संभल कर रहने की ज़रूरत है। बुध ज्येष्ठा का स्वामी भी है, जो वहाँ 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक रहेगा। तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, इस पर चर्चा करने से पहले एक बार और जान लीजिए कि 18 और 19 नवंबर को आंशिक चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। तो 15 दिनों के अंदर में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों हो रहा है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लेने वाले हैं, जो आपका जीवन बदल दे, इतना महत्वपूर्ण अगर कोई निर्णय लेने वाले हैं तो कृपया इसे रोक कर रखिए इन दिनों में। कम से कम इन 15 दिनों से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, जब तक सूर्य 5-5 डिग्री आगे पीछे न चला जाए ग्रहण से, तब तक आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय रोक कर रखने चाहिए। बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई ऑपरेशन कराना है तो अलग बात है, लेकिन जो टाले जा सकने वाले निर्णय हैं उन्हें कृपया आप टाल कर रखिए। ग्रहण बुरा नहीं होता है, ग्रहण
टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट होता है, यानी अंदर जाकर अपने अंदर झांकना पड़ता है। बाहर का प्रकाश अब कम हो रहा है तो अंदर ही प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी अंदर का प्रकाश ढूंढना पड़ेगा। शिव पुराण कहता है ग्रहण के समय में किया हुआ एक माला का जप 1,00,000 माला के जप के बराबर होता है। यानी यह साधना का समय होता है, आराधना का समय होता है, सांसारिकता का समय नहीं होता है। तो जो लोग सांसारिक इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं वह इन दिनों में अगर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय या प्रयास करेंगे तो वह निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक बात का यहाँ विचार करना पड़ेगा कि क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, किन किन राशियों के लिए होगा। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आगे तुरंत मिलती रहें। तो सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा क्या हो सकता है। सूर्य जब इस वृश्चिक राशि में जाएंगे तो क्या अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपने मित्र की वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, यह एक पहली अच्छी बात है। दूसरा, सूर्य क्या करते हैं, राशि के गुणों को प्रकाशित कर देते हैं। राशि के गुण क्या होते हैं, देखिए वृश्चिक साइन जो है, वृश्चिक यानी बिच्छू, बिच्छू कीट राशि है, जल तत्व की राशि है, स्थिर राशि है और यह रिसर्च की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की, फ्लक्स की राशि है, आमूल चूल परिवर्तन करता है, ध्यान समाधि है, गहन शोध की, हीलिंग की। इसके दो स्वामी हैं, मंगल और केतु। तो मंगल गति का ग्रह है और केतु स्थिति का ग्रह है, यानी अनुभव, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सूर्य आत्मा है, यानी बिगिनिंग का ग्रह है। तो सूर्य और केतु दोनों ही बिगिनिंग को दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो शायद अभी शुरुआत हो जाए, जिनकी जो आपके जीवन में आगे चलकर बहुत बड़े परिवर्तन ला दें। हाँ, चूँकि मंगल की यह राशि पैशन को रिप्रेजेंट करती है, डिफाइंस को, ओपन डिफाइंस, और फियर्सली इंडिपेंडेंट होती है। यानी वृश्चिक राशि क्या बोलती है, बिच्छू क्या बोलता है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे नहीं तो छेड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इस राशि में बैठे हुए लोग जब उनको कोई आदमी ज़रा सा भी छेड़ता है तो वह वोलेटाइल हो जाते हैं, बिच्छू में जहर होता है। और यहीं से बुरा क्या होगा इसके बारे में बता रहा हूँ, तभी उपाय बता दूंगा, उसके बाद 12 राशि के राशिफल पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बुरा क्या हो सकता है। 8वें भाव की राशि है कालपुरुष की। महर्षि पराशर कहते हैं 8वें भाव से कुआं, पाताल, पिट का विचार करो। हर चीज़ जो छुपी हुई है, दबी हुई है, जहर है। इसीलिए 8वें भाव में खर, दृष्कांड और नवांश में खर, नवांश आते हैं। खर यानी बुरा, दुष्ट। तो इसलिए यहाँ से तकलीफ़ें आती हैं जन्म कुंडली में, इनसिक्योरिटी आती है। यह सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे जो हिडन फियर्स हैं उनको एक्सपोज कर देती है यह साइन। इसलिए बिच्छू में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। तो यह क्या करते हैं, ऐसे लोग बैक बाइटर हो जाते हैं। और वृश्चिक राशि में जब ग्रह है, जा रहा है और आपकी राशि में जहाँ बैठा है उससे जुड़े हुए आप निर्णय लेंगे हाइंड साइड में जाकर। यानी आप सोचेंगे यह काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, नहीं किया, अब करूँगा। तो शुरुआत अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप वैसे सारे काम करने शुरू कर देंगे जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए था। यह बुराई हो सकती है। तो देख कर रखिए कि कौन से काम आपको करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। देखिए, चूँकि दर्द की राशि है वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा नीच का होता है, मन का ग्रह होता है चंद्रमा, इसलिए दर्द वहीं से आएगा आपकी कुंडली में जहाँ वृश्चिक राशि बैठी हुई है। वृश्चिक राशि हमारी इनसिक्योरिटी और फियर को दिखाती है। तो आपकी कुंडली में जहाँ बैठी हुई है, जन्म कुंडली में जन्म के समय या आपके गोचर में जो भी इस राशि से ग्रह गुजर रहा है वो आपके फियर को दिखाएगा। मान लीजिए आपके 5वें भाव में वृश्चिक राशि बैठी हुई है। अब चाहे आपके बच्चे कितने भी अच्छे, वेल सेटल्ड क्यों ना हो, आपको हमेशा उनको लेकर इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। अगर आपके 3रे भाव में बैठी हुई है तो भाई बहनों से कोई ना कोई विवाद आपका होगा ही होगा, अगर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपकी कुंडली में ज़रा भी खराब है। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य जब वृश्चिक राशि में होते हैं तो अधिकारियों से झगड़ा देते हैं, अपने बड़े लोगों से हम लड़ पड़ते हैं, हमारी वाणी खराब हो जाती है, विद्रोही स्वभाव हो जाता है, वायलेंट टेम्पर, इरप्शन हो जाता है। वृश्चिक राशि में जो ग्रह होता है तो मैं बोलता हूँ सच से सामना। वृश्चिक सच की राशि है, जो आपके अंदर दबा हुआ है, छुपा हुआ है, जिसे आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं, जो ढक कर रखना चाहते हैं पाताल में, कुएं में, अब वह एक्सपोज हो जाएगी। क्यों?
सूर्य क्या करता है, जिस राशि में जाता है उसके गुणों को प्रकाशित कर देता है। तो अच्छा या बुरा जो भी होगा वह प्रकाशित हो जाएगा। क्या अच्छा है आपके अंदर और क्या बुरा है, यह तो 12 राशियों के हिसाब से अभी हम चर्चा करने ही वाले हैं। अब उपाय आपको बता देता हूँ। देखिए, वृश्चिक 8वें भाव की राशि है। यहाँ के देवता नाग माने जाते हैं और सूर्य जब यहाँ होता है तो शिव की उपासना करनी चाहिए। किस रूप में? नटराज शिव के रूप में शिव की उपासना कीजिए, नटराज स्तोत्र पढ़िए, तभी जाकर आपको यहाँ के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अब 12 राशियों के राशिफल से पहले एक बात बता दूं कि इस दुनिया में कई करोड़ लोग एक ही राशि के होते हैं। क्या सबको एक जैसा प्रभाव मिल जाएगा? नहीं। तो किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए? गोचर के नियम देखते समय देखिए, सबसे पहले देखिए जो ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ, यानी सूर्य जहाँ भी बैठा हुआ वहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर अच्छे भाव में जाएगा तो अच्छा, बुरे भाव में जाएगा तो बुरा ही रिजल्ट देगा। चंद्रमा से कहाँ जा रहा है, आपकी जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके मुकाबले यह कहाँ जा रहा है, आपके महत्वपूर्ण ग्रहों के मुकाबले कहाँ जा रहा है, जिस राशि में जा रहा है यानी वृश्चिक में, उसमें आपको अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं। 4 से अधिक तो अच्छी बात होगी, 4 से कम तो बुरी बात होगी। चंद्रमा से किस नक्षत्र में जा रहा है इसका भी विचार रखिए। अच्छे नंबर के नक्षत्रों में जा रहा होगा तो अच्छा, बुरा तो फिर बुरा। इन बातों का आपको विचार ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो एक ही राशि फल यानी एक ही राशि परिवर्तन एक ही राशि के व्यक्ति को अच्छा हो जाता है और दूसरे को बहुत बुरा हो जाता है। तो आप जब तक अपनी जन्म कुंडली से इसका मिलान नहीं करेंगे, नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ राशिफल सुनने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ ना कुछ प्रभाव तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन पूर्ण प्रभाव जानने के लिए हमेशा अपनी महादशा, अंतरदशा और गोचर को मिलाकर देखिए, तभी आपको परिणाम समझ में आएंगे। तो अब 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव के स्वामी हैं, यानी संतान, विद्या, पद प्रतिष्ठा, मंत्र और साधना के घर के स्वामी हैं और 8वें घर में जा रहे हैं। अब मिले जुले परिणाम देंगे। मिला जुला में अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए 5वां घर मंत्र का है, साधना का है, 8वां घर ध्यान व समाधि का है, गहन रिसर्च का है, मन को अंदर ले जाकर डूब जाना, यही दिखाता है 8वां घर। क्योंकि 8वां घर पाताल है, अंधेरा है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो लोग भी ध्यान साधना की तरफ अधिक रुचि रखते हैं, चूँकि यहाँ ग्रहण भी हो रहा है, इसलिए उनके लिए आध्यात्मिक लाभ के लिए सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। इससे अच्छा समय आत्मा के ग्रह सूर्य आपको कभी भी नहीं दे सकते हैं। सूर्य का जब केतु से मिलन होता है तो अच्छी बात यह होती है कि आदमी का ईगो सब्लिमेट हो जाता है, प्रकाश को देख सकता है, उसका अहंकार चूर्ण हो जाता है, यही अच्छी बात है। तो जो लोग भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, किसी तरह के रिसर्च में हैं, विदेश जाकर पढ़ने के इच्छुक हैं, उन सब के लिए यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। बुरा क्या हो सकता है, चूँकि ग्रहण है ना, जो लोग अपने अपमान को यानी ईगो के सब्लिमेशन को ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हैं, वह अपने अधिकारियों से झगड़ पड़ेंगे। जो लोग भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते हैं, वह अपने परिवार के लोगों से भी झगड़ पड़ेंगे, मित्रों से भी झगड़ा हो जाएगा। यहाँ बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। चोट चपेट से भी आपको नुकसान हो सकता है, अचानक कहीं यात्रा होनी पड़ सकती है, अचानक नौकरी में कुछ बड़े चेंजेस या बड़ी उठापटक भी हो सकती है। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। संतान पक्ष की तरफ से भी तकलीफ़ें आ सकती हैं। ग्रहण है, यहाँ बुध का भी योग हो जाएगा, तो सावधान रहिएगा। जैसा मैंने कहा था, नटराज शिव की आराधना करते रहिए, नहीं तो यहाँ का सूर्य ग्रहण के दिनों में यानी 4 दिसंबर के आसपास आपको तकलीफ़ अधिक दे सकता है। आप उपासना, आराधना करते रहिए। वृष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। देखिए, 4थे घर के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं और आइडियाज़ और पार्टनरशिप्स के घर 7वें घर में जा रहे हैं, वहाँ केतु के साथ हैं। सूर्य केतु कभी कभी स्पॉन्टेनियस आइडियाज़ देते हैं, यानी ऐसे आइडियाज़ जो किसी को कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस में, अपने कार्यस्थल पर कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जो आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। यह एक बड़ी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इस इनोवेशन के चक्कर में आप अपने रिश्ते न ख़राब करें, इतने ईगोइस्टिक ना हो जाएं कि आप कहें कि मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा वही सही है। क्योंकि 7वां घर हमारी पब्लिक इमेज का भी है,
पार्टनरशिप्स का भी है, हमारे जीवन साथी का भी है। सूर्य 7वें घर में हमेशा तकरार देता है, क्योंकि सूर्य जहाँ भी बैठता है उस जगह में अधिक गर्मी भर देता है। प्रकाश का ग्रह है ना, तो 7वां घर मिलजुल कर चलने का घर है, पार्टनरशिप है, जीवन साथी है। जीवन साथी के ऊपर आप अपनी बातें लाद कर, थोप कर नहीं चल सकते, उनको सबड्यू करके नहीं चल सकते, नहीं तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिटल लाइफ खराब हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आप अपनी बातें अपने पार्टनर के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। सूर्य 7वें घर में यही करता है। ख़ास तौर पर जब केतु भी वहाँ हो और बुध भी आ रहा है और मंगल भी आ रहा है, तो इतने सारे एग्रेसिव प्लैनेट्स का आपके 7वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि आपके स्वभाव में हॉटिनेस बढ़ जाएगी, यानी आप में गर्मी और आप में ज़िद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप देख नहीं सकेंगे कि क्या सही है व क्या गलत। शरीर पर फोड़े फुंसी होने की संभावना हो सकती है। रैशेस, बॉयल्स अगर आपको हैं, ख़ास तौर पर स्किन की अगर प्रॉब्लम्स हैं, खून से संबंधित बीमारियां हैं, आपको ऑलरेडी आँखों की समस्या, हड्डियों की समस्या है, तो विशेष सावधान रहिए। जैसा मैंने कहा था, नटराज शिव की आराधना करती रहनी बहुत अधिक आवश्यक है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठा भाव सूर्य को सहज पसंद है, क्योंकि यह उपचय भाव है। सूर्य जैसा क्रूर ग्रह और मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह 6ठे भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। 6ठा घर लड़ाई झगड़े, रोग, शत्रु, कर्जे का है। यहाँ पाप ग्रहों को लड़ने भिड़ने का मौका मिलता है, तो उन्हें यहाँ बैठकर अपना पूरा प्रभाव दिखाने का मौका मिलता है। यह उनकी अपनी टेरिटरी है, इसलिए यहाँ सूर्य, मंगल, केतु अच्छा परिणाम देते हैं, जो अभी आपके लिए इकट्ठा भी हो रहे हैं। यानी सूर्य तो इस राशि में जा ही रहे हैं, केतु वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं और मंगल भी वहाँ 5 तारीख को, 5 दिसंबर को आ जाएंगे। तो सूर्य, मंगल और केतु, जैसा मैंने कहा, सूर्य जब मंगल या केतु के साथ होता है, इट्स द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए न्यू आइडिया। नए नए आइडियाज़ की शुरुआत होती है। ख़ास तौर पर जो लोग भी अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके 3रे इंडिपेंडेंट भाव के मालिक बनते हैं, जहाँ से हम हर तरह का स्वयं का व्यवसाय देखते हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए असली आज़ादी वही होती है जब वह नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम करने लगते हैं, क्योंकि मिथुन राशि व्यापार की राशि है। तो ऐसे लोगों को नौकरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर यहाँ अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हाँ, चूँकि सूर्य और केतु यहाँ एक साथ हैं नौकरी के घर में, तो देखिए नौकरी में आप कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो जाएं। तो ऑफिस आने जाने की टाइमिंग्स पर ध्यान रखिएगा, कोई आपकी चुगली कर सकता है। अपना पूरा काम पूरा ही करके जाइए, यह बहुत ज़रूरी है। अपने बॉसेज से नहीं लड़िएगा। ख़ास तौर पर सूर्य जब केतु के साथ होता है तो व्यक्ति विसल ब्लोअर हो जाता है, यानी कुछ भी गलत देखता है तो तुरंत सबको बता देता है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन जॉब्स रिस्क। तो देख लीजिएगा। हाँ, हड्डियों की बीमारी जिन्हें है उन्हें तो विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। आँखों की बीमारी है, गाड़ी चलाते हैं तो वाहन चलाने में भी सावधानी रखिए, लेकिन आपके लिए यह गोचर अच्छा ज़रूर कहा जा सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां वह केतु और मंगल के साथ भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो देखिए, आपके 2रे भाव के स्वामी बनते हैं। 2रा भाव फाइनेंसेस का होता है। केतु के साथ बैठा हुआ सूर्य टैक्स की प्रॉब्लम्स दे सकता है। जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, उन्हें अपने रिकॉर्ड बुक्स बिल्कुल क्लीन रखने पड़ेंगे, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत रहेगी। हाँ, जो लोग विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर परीक्षाओं के लिए अपेयर हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो अचानक से उनको ऐसा समझ में आएगा जैसे मेमोरी लॉस हो गया, सब कुछ ब्लैंक हो गया। तो अपने जवाब देते समय सावधान रहिए। किसी भी महत्वपूर्ण काम पे जाने से पहले नटराज शिव की आराधना ज़रूर करके जाइएगा, तभी आप समस्याओं से बच सकेंगे। कुछ संतान संबंधी चिंताएं आपको ज़रूर आएंगी, लेकिन नया पद कोई प्राप्त होने के आसार दिखते हैं। लक्ष्मी के लिए भी अच्छा समय है। कोई ऐसा नया आइडिया आ सकता है आपको, जो आपको भविष्य में लक्ष्मी प्राप्ति ज़रूर कराएगा। बहुत सारे लोग जो अपनी हॉबी को अपने काम में बदलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य और केतु एक साथ मिलते हैं तो बिगिनिंग ऑफ ए
न्यू आइडिया और बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ और वेंचर हम ज़रूर कह सकते हैं। तो पांचवा घर हॉबी का है, सूर्य आत्मा का प्रकाश है। इनिशियल इम्पेटस फॉर एनी जॉब कम्स फ्रॉम सन ओनली एंड केतु गिव्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विच आर ड्यू टू अस। हमारे पूर्व जन्म का कारक है केतु, तो पूर्व जन्म से आप जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं उनको इस जन्म में प्रकाशित करने का अब समय आ गया है। पांचवा घर पूर्व जन्म का ही है। यहाँ केतु बैठा हुआ सूर्य का ही इंतज़ार कर रहा है कि सूर्य जब आएगा तो उसे जो इस गोचर में देना है, क्योंकि केतु भी वृश्चिक में बैठा है, तो वृश्चिक में गोचर में जो देना है वह सूर्य के आते ही आपको दे देगा। कुछ बड़ा परिवर्तन आप लोगों के साथ होने वाला है, ध्यान रखिएगा, शिव आराधना करते रहिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए उनकी राशि से चौथे भाव में हृदय स्थान पर, मन के स्थान पर सूर्य का गोचर हो रहा है, जहां वह केतु के साथ मिलने जा रहे हैं। जो उलझनों के ग्रह हैं, मंगल भी वहां अपनी राशि में ही आ जाएंगे। तो किसी तरह का नया घर या नया मकान, वाहन आपका ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी कुछ नहीं लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा, सूर्य और केतु का मिलना बर्थ ऑफ ए न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग होता है। तो नए घर में अगर आप जाना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय आ गया है। यह आप ज़रूर कर सकते हैं। मंगल चौथे घर का मालिक, आपके सुख स्थान का मालिक, सुख में ही आ जाएगा, तो आपको नई चीज़ें ज़रूर दिलाएगा। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी जा रही है, जहाँ अच्छी राशि आती है आप लोगों के लिए, वृष राशि, व्यापार की राशि। तो जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय है। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, नए काम मिल सकते हैं। लेकिन जैसा सूर्य का चौथा गोचर होता है, सूर्य गर्म ग्रह है और आपके चौथे सुख भाव पर, मन के भाव पर अभी 3 गर्म ग्रहों की, यानी अग्नि तत्व के ग्रहों की स्थिति हो रही है, सूर्य, मंगल और केतु। केतु यहाँ पहले से ही बैठे हुए वृश्चिक राशि में, सूर्य आ रहे हैं 16 नवंबर को और 5 दिसंबर को मंगल भी आ जाएंगे। तो इतने 3 गर्म ग्रहों का आपके मन पर बैठना मन में बेचैनी ज़रूर लाएगा, सुख शांति में कमी ज़रूर करेगा, परिवार में किसी तरह का तनाव हो सकता है, कार्यस्थल पर आपके अधिक जोश में आ जाने से कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जो शायद आपके विरुद्ध यूज़ किए जाएं बाद में जाकर। तो अपने काम से काम रखिए और अपने ज्ञान को अधिक बांटने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको परेशानी आएगी। चौथे घर में है तो वाहन ज़रा अच्छे तरीके से सावधानी से चलाइएगा। मन में किसी तरह की चिंता आ सकती है, कुछ ऐसा काम मत कीजिए जो आपका बहुत पुराना पेंडिंग है। तो बहुत पुराना पेंडिंग कोई अगर काम है, सिर्फ घर और गाड़ी को छोड़कर, उसके अलावा कोई और पेंडिंग काम है, वह इस समय टेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तकलीफ़ आएगी, क्योंकि आप देखेंगे कोई आप नया काम शुरू करने जाएंगे और उसमें आपको अधिक उलझनें आ जाएंगी, पैसे का नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, क्योंकि सूर्य और केतु जब एक साथ जुड़ते हैं चौथे भाव में तो आदमी काम में धोखा खाता है, किसी तरह के ट्रांजैक्शन में धोखा खाता है। तो चाहे घर लें, गाड़ी लें, कोई नया काम भी शुरू करें, पैसे का विशेष ध्यान रखें। किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, इस पर भी आपको विशेष आंख रखने की ज़रूरत है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरा उपचय भाव है, उपचय भाव सूर्य को पसंद है, सूर्य यहाँ सहज महसूस करते हैं। यहीं यहाँ के कारक मंगल भी यहीं आ जाएंगे 5 दिसंबर को, और केतु यहाँ बैठे हुए हैं ही, तो कहीं ना कहीं एक छोटी यात्रा होती हुई आपकी दिख रही है। 12वें घर के मालिक बनते हैं आपके कन्या राशि के लिए, तो 12वें घर के स्वामी होकर आपके लिए न्यूट्रल हैं, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं सूर्य और चंद्रमा को 12वें बुरे घर का मालिक होने का दोष नहीं लगता है। तो यूं तो 12वां घर बुरा माना जाता है, उसका स्वामी बुरा होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा इसके अपवाद हैं, यानी एक्सेप्शंस हैं। तो वैसे भी 12वें घर के सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव से ही हो रहा है। तो तीसरा भाव चूँकि उपचय भाव है और एक निगेटिव हाउस का प्लैनेट अगर दूसरे निगेटिव हाउस से ही गोचर करे तो अच्छा माना जाता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस ही होते हैं। तो यहाँ सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग भी अपने इंडिपेंडेंट कामों में जुड़े हुए हैं, यानी किसी तरह की हॉबी से अपना काम करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स, उनके लिए अच्छा टाइम है, टाइम टू शाइन थ्रू मैं बोलूँगा। उनके पास ऐसे नए आइडियाज़ आएंगे या ऐसी उनकी भाषा में प्रगल्भता आ जाएगी, उनका बॉडी ऑरा ऐसा बन जाएगा, उनकी इमेज इतनी अच्छी बनेगी कि उन्हें अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी
यूट्यूबर्स हैं तो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएंगे। जो लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं उनके लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ जाएंगे, नए काम मिल जाएंगे। भाषा का घर है तीसरा भाव, और भाषा यहाँ बैठकर सूर्य बड़ी अच्छी देता है। खास तौर पर यहाँ मंगल भी आ रहा है, तो मंगल आइडियाज़ का प्लैनेट है। लेकिन सूर्य मंगल केतु 3 गर्म ग्रह जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो एक्सेस थोड़ा हो जाता है, यानी टू मच। तो टू मच से बचिएगा, कहीं बहुत अधिक बोलने की हड़बड़ी में आप अपना कुछ नुकसान न कर लें। अपने कामों को या अपनी बातों को सिस्टमेटिकली रखिए, प्लान्ड वे में, और सारे काम एक साथ मत शुरू कर दीजिए या एक ही फील्ड में मत शुरू कर दीजिए। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा भाव यात्रा और कम्युनिकेशन को दिखाता है। इनसे जुड़े काम जो लोग करते हैं, जिन फील्ड्स में ये लोग हैं, उन फील्ड्स वाले लोगों के लिए यह गोचर सबसे अच्छा है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनके दूसरे भाव से हो रहा है। वाणी, कुटुंब, धर्म व धन का भाव, और सूर्य आपके 11वें आय के घर के स्वामी हैं और दूसरे बैंक डिपॉजिट्स के घर में जा रहे हैं। तो बैंक डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे, यानी इनकम बढ़ेगी और आप उसका संचय करने में कामयाब हो सकेंगे। सूर्य सरकार का ग्रह है, तो सरकारी लोगों से लाभ आपको मिल सकता है। हाँ, यहाँ केतु के साथ ज़रूर बैठे हुए हैं, तो जो टैक्स से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो आ सकती हैं, आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ चूंकि वाणी भाव है, यहाँ पे सूर्य केतु मंगल 3 अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इन तीनों में से किसी को भी दूसरा भाव पसंद नहीं है। यहाँ टैक्टफुलनेस खो देते हैं ऐसे लोग जब यहाँ आ जाते हैं ऐसे गर्म ग्रह। तो वाणी पर विशेष संयम रखिए। कुछ अगर बोलने का मन ही कर रहा है तो उसे 2 बार पहले सोच लीजिए, फिर बोलिए। स्पर ऑफ द मोमेंट पर रिएक्ट मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान इसका झेलना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ से आपकी गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ने के पूरे संयोग होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य मंगल केतु तीनों मिलकर आपके 8वें भाव के गुप्त विद्या के भाव को देख रहे हैं। साथ में बुध भी यहाँ आ रहे हैं 21 नवंबर को। तो आप में धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। ध्यान, धर्म और साधना से अगर आप जुड़े रहेंगे तो यहाँ कोई भी समस्या जो आ भी रही है वो नहीं आएगी। यही आपका मूल मंत्र है कि इस गोचर में आपको धर्म से जुड़े रहना है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो आने वाली भी थी वो भी कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि यहाँ मंगल भी आ रहे हैं जो आपके 7वें व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं, और दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी स्वयं हैं। दूसरे भाव से हम व्यवसाय का भी विचार करते हैं, क्योंकि यह अर्थ त्रिकोण का भाव है। तो दूसरा, छठा, 10वां तीनों व्यवसाय को दिखाते हैं। 7वें भाव का भी मालिक है व्यापार का, तो व्यापार के घर का मालिक आपके इनकम के घर के मालिक के साथ दूसरे व्यापार और धन के घर में ही बैठ रहा है। यह अच्छी बात है। व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए। जैसा मैंने कहा था, सूर्य और केतु मिलकर बर्थ ऑफ ए न्यू आइडिया दिखाते हैं। कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़िए। बुध और केतु भी चूंकि यहाँ एक साथ हैं तो जड़ योग कभी कभी बन जाता है। ऐसे लोग जिद्दी हो जाते हैं। जिद नहीं, किसी से सलाह लेकर आप काम करिए। इस महीने का यही आपका गुरु मंत्र है। लेकिन गोचर आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी हैं और आपकी राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं। राशि के ऊपर से गुजरता हुआ सूर्य हमेशा हमारे आभा मंडल को चमका देता है, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। सूर्य राशि पर बैठा हुआ या लग्न पर बैठा हुआ कहा जाता है जैसे गद्दी पर बैठा हुआ राजा। तो राजा की तरह आपका सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे, आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं। किसी तरह के नए वेंचर के लिए, किसी तरह की नई शुरुआत के लिए सबसे आइडियल समय है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल भी 5 दिसंबर को राशि के ऊपर ही आ रहे हैं। और केतु जो वृश्चिक राशि के को लॉर्ड कहे जाते हैं यानी सह स्वामी, वह भी सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य केतु एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति में कभी कभी रिबेलियस टेंडेंसीज आ जाती हैं। ऐसे लोग विसल ब्लोअर हो जाते हैं। तो ज़रा सा सावधान रहिए, कहीं अधिक ईमानदारी के चक्कर में आप अपना नुकसान न कर लें। तो ईमानदारी ज़रूर बरतिए, लेकिन दुनियादारी के साथ साथ। अगर आप सिर्फ ईमानदारी बरतना चाहते हैं, आपके हाथ में है, आपको मुबारक। लेकिन आपको कुछ उसका खामियाजा या नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
तो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी, नहीं तो यही कॉम्बिनेशन आपको नुकसान भी दिला सकता है, आपको झगड़े भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग सरकार में काम करते हैं या सरकारी ठेके लेते हैं उनको तकलीफ़ें आ सकती हैं। शरीर पर भी कुछ तकलीफ़ दिखती है क्योंकि सूर्य केतु मंगल 3-3 यहाँ बैठे हुए हैं, तो शरीर में किसी तरह का ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर, खुजली हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं, शरीर की ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर में किसी तरह का बहुत प्रेशर आपको फील होगा, ब्लड प्रेशर की वजह से, माइग्रेन की जिनकी समस्या है उनको इस महीने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर में दर्द हो तो इग्नोर मत कीजिएगा। हड्डियों में, आँखों में किसी तरह का दर्द हो तो आपको इसे विशेष रूप से ध्यान देकर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको आगे तकलीफ़ देगा यह गोचर का अभी का प्रभाव। लेकिन सांसारिक कामों के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव में सूर्य प्रभावहीन कहे जाते हैं, इनका पूरा फल नहीं मिलता है। सूर्य चंद्रमा 12वें भाव में जाकर अपनी शक्ति खो देते हैं। 12वां घर मृत्यु का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। सूर्य यहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस देते हैं जो आपको सांसारिक रूप से तो पसंद नहीं आएंगी। हाँ, आध्यात्मिक लाभ के लिए यह ज़रूर अच्छा है क्योंकि आपकी राशि से 9वें धर्म के भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो एक धर्म के घर का स्वामी का आपके दूसरे धर्म के भाव से गोचर करना, वहाँ भी केतु के साथ बैठकर, जो मोक्ष का स्वामी ग्रह है, आपको सांसारिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ दिलाने के लिए यह सक्षम गोचर होता हुआ दिख रहा है। आपकी ऐसी टेंडेंसीज भी बढ़ेंगी, ध्यान पूजा में आपका मन लगेगा। अगर लगे तो समझिए यह अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है तो समझिए यह कष्टों की शुरुआत का समय हो सकता है। वैसे भी 7.5 चल रही है, हालांकि अब 7.5 समाप्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ तकलीफ़ आपको यह गोचर दे सकता है। लेकिन जिनका भी विदेशों से किसी तरह का व्यापार है उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि मंगल यहाँ जब आ जाएंगे, जो यहाँ की स्वामी है, यानी 12वें घर में वृश्चिक राशि है धनु राशि वाले लोगों के, वहाँ पर जब मंगल आ जाएंगे, केतु के साथ बैठे होंगे, सूर्य के साथ और बुध के साथ भी, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी तरह का व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। जो विदेश जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं कहीं भी, या पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। 9वां लंबी यात्राओं के घर का स्वामी ग्रह सूर्य आपके 12वें विदेश के भाव से गोचर कर रहा है, जहां केतु भी बैठा हुआ है, जो देश छुड़ाने में अच्छा सहयोग देता है। तो जो लोग विदेश जाकर बसना चाहते हैं, या पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए भी, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए सेहत पर विशेष सावधानी रखिएगा। किसी तरह का धन का खर्च होता हुआ दिख रहा है रोगों के ऊपर। हालांकि मंगल यहाँ बैठकर रक्षा तो करते रहेंगे, लेकिन केतु भी आपको तकलीफ देंगे। कोई ऐसी बीमारी शुरू हो सकती है जो अभी तक आपको नहीं थी, तो सावधान रहिए। कुछ भी अगर आपको तकलीफ आती है तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। हालांकि अब 7.5 जाने का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो समस्याएं अब आपकी कम ही होंगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनके 11वें आय और इच्छा पूर्ति के घर से हो रहा है। यहाँ से हम पब्लिक कॉन्टैक्ट्स भी देखते हैं, अपनी इमेज का भी विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं। तो यहाँ सूर्य हमारे प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, यानी हमारी इमेज को चमकाने का काम करते हैं यहाँ सूर्य। वहीं मंगल भी आ रहे हैं, जो यहीं के स्वामी हैं। मंगल भी मित्रों के ग्रह माने जाते हैं, भाइयों के। तो यहाँ सूर्य और मंगल का होना, जो लोग भाई के साथ मिलकर काम करते हैं, विशेषकर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर जो लोग काम करते हैं, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, दोस्तों को भी, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। यह सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है और सूर्य भी सरकार को दिखाता है। तो जो लोग सरकार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी सरकारी नौकरी में हैं, या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या सरकारी ठेके लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी किसी तरह का ऐसा काम करते हैं जहां विदेश से जुड़ा हुआ कुछ काम हो, उनके लिए भी अच्छा समय है। आपका काम बढ़ेगा। यहाँ लंबी यात्रा पर जाने के भी योग दिखते हैं। चूँकि यहाँ केतु बैठा हुआ इनकम के क्षेत्र में, तो पहले आपको कुछ तकलीफ़ देगा। यानी अगर आप कोई नया काम करना शुरू चाहते हैं तो उसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या अगर कोई काम कर भी रहे हैं तो उसके पेमेंट्स आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। लेकिन आप
परेशान मत होइएगा, अपना काम मत रोकिएगा, आपकी पेमेंट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगी। अभी हो सकता है आपको पैसे को लेकर थोड़ी तकलीफ़ हो, हालांकि पैसे की इनकम ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन यह फ्यूचर में मिलने वाली है, ट्रांचेस में करके मिलेगी, ईएमआईज़ में करके मिल सकती है या पार्ट पेमेंट्स मिल सकती हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए कुछ बड़ा काम किया तो उसकी पूरी पेमेंट आपको एक साथ नहीं मिलेगी, नहीं आए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगी ज़रूर। यहाँ सूर्य का गोचर कुछ हद तक आपको शनि के बुरे प्रभावों से यानी 7.5 के बुरे प्रभावों से रिलीफ दे रहा है, लेकिन सूर्य चूँकि 8वें घर के भी मालिक हैं आपके, इसलिए जो अचानक होने वाली बातें हैं उनसे आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य 8वें भाव के जब मालिक बनते हैं तो आपको अचानक तकलीफ़ें तो ज़रूर देते हैं, यानी अचानक सेहत की तकलीफ़ हो सकती है, अचानक आपको अपनी संतान से कुछ समस्या आ सकती है या आपकी संतान को कुछ समस्या आ सकती है, आँखों में समस्या, हड्डियों की समस्या आ सकती है, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। नटराज शिव की उपासना करते रहिए, आपकी राशि के स्वामी के देवता भी हैं और 8वें घर के सूर्य के भी देवता हैं नटराज शिव, वही आपका कल्याण करते रहेंगे। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर उनके 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव कर्म का घर है और सूर्य को यहाँ सहज ही पसंद है यह भाव, क्योंकि सूर्य भी कर्म के देवता हैं। सूर्य हमेशा चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। 10वां भाव कर्म और व्यवसाय का घर है। यहाँ सूर्य मंगल जैसे ग्रहों को सहज बल मिल जाता है, इसलिए यहाँ अभी मंगल भी आपके आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो आपका सूर्य मंगल और केतु का संयोग अच्छा जीवन में लाभ देता हुआ दिख रहा है। कोई नया काम शुरू हो सकता है, कोई नई नौकरी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि 7.5 भी चल रही है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, और जिनकी भी जीवन की दूसरी 7.5 है उनके लिए कुछ नए काम की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि दूसरी 7.5 में 10वें घर में अगर कोई महत्वपूर्ण ग्रह आपका गोचर करे तो आपके जीवन में आपकी नौकरी बदल देता है, कार्य का क्षेत्र पूरा बदल डालता है। कंप्लीट चेंज, ओवरऑल, आमूल चूल परिवर्तन। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं हो सकता है व्यापार करना शुरू कर दें, जो व्यापार कर रहे हैं हो सकता है नौकरी शुरू कर दें या अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने लगें। यह काम होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। सूर्य एंड केतु इज़ बर्थ ऑफ ए न्यू आइडिया एंड मार्स इज़ इम्पेटस, मार्स इज़ द फायर। तो 3 अग्नि तत्व के ग्रहों का आपके 10वें कर्म स्थान से गुजरना, यानी सूर्य मंगल केतु तीनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अग्नि यानी फायर, यानी पैशन, यानी बिगिनिंग, यानी ड्राइव। तो इंजन है आपका, ग्रोथ इंजन है 10वां घर आपकी कुंडली का। वहाँ अगर इतना फायर मिल जाए तो आप रॉकेट की गति से आगे जा सकते हैं। हाँ, सूर्य और केतु एक टेंडेंसी ज़रूर देते हैं कि यह ऐसे लोग फियर्सली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते या लोगों से अपनी बात बिना लाग लपेट के बोल देते हैं, जिन्हें मुंहफट भी कहा जाने लगता है। तो जो लोग विसल ब्लोअर बनना चाहते हैं या ईगोइस्टिक हैं और किसी की सुनते नहीं हैं, उन्हें तो ज़रूर तकलीफ़ आने वाली है इस गोचर से। तो आप अपने आप को संभाल कर रखिए, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो यही गोचर आपको तकलीफ़ भी देगा। लेकिन अगर आपने संभाल लिया तो आपके लिए आगे बढ़ने के दरवाजे भी यह गोचर सूर्य का खोलता हुआ दिख रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनके 9वें भाव से हो रहा है, पिता व अधिकारी के घर से, सरकार के घर से। और सूर्य भी पिता व सरकार व बॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, झगड़े के घर के स्वामी, अपोजिशन के घर के मालिक हैं। 9वें भाव से गोचर करना दिखाता है कि आपको पिता से या अपने अधिकारी वर्ग से कुछ तकलीफ हो सकती है या फादर की सेहत को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत आने वाली है। तो सावधान रहिए, शिव की उपासना आपको करती रहनी है। हाँ, अगर आप तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं तो सूर्य जब भी 9वें घर में जाए आपको विष्णु मंदिर में जाना चाहिए या शिव मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ किसी तरह का डोनेशन देना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा उपाय होता है। यहाँ मंगल भी आपके आ जाएंगे 5 दिसंबर को, तो आपके भाग्य के स्वामी भाग्य में आ जाएंगे और सूर्य का उनको साथ मिल जाएगा। केतु आपके भाग्य में बैठे हुए हैं जो वहाँ के ही स्वामी हैं। तो मंगल, केतु और सूर्य जैसे 3 गर्म ग्रहों का आपके भाग्य में बैठना भाग्य में कोई बड़ी अचानक की उछाल दिखाता है। चूँकि यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं जो आपके 7वें व्यापार के घर के मालिक हैं, तो कोई नया व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। कहीं किसी यात्रा पर भी जाने के योग दिखते हैं। हाँ,
कोई अगर ऐसा व्यापार शुरू करना चाहते हैं जो कम्युनिकेशन या ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको विशेष सफलता मिल जाएगी, या टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ। तो जो लोग भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होगा, तो उन्हें बाकी लोगों के मुकाबले अधिक सफलता मिलने के योग दिखते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।